Rahim. Today's topic of discussion is S1 अनकी। तो जो पहला चैप्टर है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी एंड पेरी ऑपरेटिव केयर, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पेरी ऑपरेटिव केयर। ओके, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते होते हैं। अब पेशेंट जिसकी इलेक्टिव सर्जरी होने वाली है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेल नरिश है और अनीमिक भी है, मेल नरिश भी है और अनीमिक भी है। व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? ओके, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी 1 महीने तक डिले करेंगे। क्यों डिले करेंगे? क्योंकि उसको मेल नरिशमेंट है और अनीमिया होता है। और पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? अब चूंकि पेशेंट को मेल नरिशमेंट है और अनीमिया हुआ हुआ है तो अब कहेंगे आपने बैलेंस डाइट लेनी है, बेड रेस्ट करना है। ओके, ठीक हो गया। नंबर 2, वाइटामिन और मिनरल्स लेने होते हैं। नंबर 3, हेल्थ एजुकेशन है। इसके अलावा कोई एसोसिएटेड इलनेस को अवॉइड करना होता है और वेट लिफ्टिंग को आपने अवॉइड करना होता है। क्लियर? सही हो गया। और 1 महीनों के बाद अपने पेशेंट को रीअसेस करना होता है। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है तो आपने सर्जरी कर देनी है, अगर पेशेंट फिट नहीं है तो आपने सर्जरी को डिले कर देना है। डिले क्यों कर रहे थे? ड्यू टू मेल नरिशमेंट एंड अनीमा, अनीमा की नहीं, अनीमिया। ओके, और पेशेंट की इस प्रॉब्लम को कैसे असेस करोगे कि इसको मेल नरिशमेंट थी और अनीमिया था? तो मेल नरिशमेंट को देखने के लिए आप बीएमआई करते होते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते होते हैं, लाइक मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है। और अनीमिया को देखने के लिए सीबीसी करा लेते होते हैं। और पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? बैलेंस डाइट, बेड रेस्ट, वाइटामिन मिनरल दोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे, एसोसिएटेड इलनेस को ठीक करोगे, वेट लिफ्टिंग वगैरह को अवॉइड करोगे। हाउ टू मैनेज अ डायबिटिक पेशेंट आफ्टर द सर्जरी। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या प्रोवाइड करोगे डायबिटिक वाले पेशेंट में? मैं आपको प्री ऑपरेटिव केयर भी बता देता हूँ। प्री ऑपरेटिव केयर में के अंदर आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है। सबसे पहले आपने डायबिटीज़ वाले को ठीक करना होता है, बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट। नंबर 3, आपने जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है उसकी मॉर्निंग डोज को स्टॉप करना है। नंबर 4, ग्लूकोज को मॉनिटर करना है। नंबर 5, स्लोली आपने आईवी डेक्सट्रोज देना होता है। नंबर 6, आपने कल्चर सेंसिटिविटी के लिए सैंपल भेजना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ठीक रखना है, एंटीबायोटिक को देना होता है, कोई इन्फेक्शन ना हो। ओके, वुंड की केयर रखनी होती है और वुंड की डिब्राइडमेंट करनी होती है। क्लियर? 2 चीज़ें आपने याद करना है। जी ए जनरल एनाटमी, जी से क्या है? गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ए से एंटीबायोटिक है और 2 डी है। ओके, बल्कि 2 वुंड से रिलेटेड है, वुंड की केयर और वुंड की डिब्राइडमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू मैनेज अ पेशेंट जिसको आर्टिफिशियल वाल्व है। प्री ऑपरेटिव कैसे मैनेज करोगे आर्टिफिशियल वाल्व वालों में? अब जो आर्टिफिशियल वाल्व जिनके डले होते हैं ना, सही है, तो वो एक ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं विच इज़ वारफेरिन। तो आपने क्या करना है, सर्जरी के 5 दिन पहले आपने वारफेरिन को स्टॉप कर देना होता है। ठीक हो गया। और जो APTT टाइम होता है उसको आपने 1.5 से ऊपर रखना होता है। अगर INR 1.5 से नीचे गिर जाता होता है तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर? सही हो गया। और अगर INR यानी अगर INR 1.5 से गिर जाता है, इसका क्या मतलब होता है? ओके, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया हमारा, कहने का मतलब है कि कोआगुलेशन सिस्टम, तो अपने एंटी कोआगुलेट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन INR अगर आपका 1.5 से ज़्यादा हो जाता है, डैट मीन्स हमारा कोआगुलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आपने लो डोज वाइटामिन के देने होते हैं। और आपने वारफेरिन को और हैपरिन को कंटिन्यू करना है तकरीबन 1 दिन बाद, 24 घंटों के बाद कंटिन्यू करना होता है। क्लियर? और फिर आपने हैपरिन को छोड़ देना होता है जब तक वारफेरिन के फुल इफेक्ट अचीव ना हो जाए, मतलब 5 दिन तक कंटिन्यू करोगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सर्जरीज के 5 दिन पहले आपने वारफेरिन छोड़ देनी होती है। APTT टाइम को 1.5 तक रखना होता है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो आपने वाइटामिन के कम हो रहा है तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हैपरिन देनी होती है। क्लियर? और वारफेरिन और हैपरिन को 24 घंटों के बाद आपने कंटिन्यू करना होता है। प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ डायबिटीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन्फॉर्म कंसेंट होती है, बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट है, स्टॉप मॉर्निंग डोज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, रेगुलर ग्लूकोज चेकअप है, मेंटेन IV कैनुला विद स्लो इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज है। ठीक हो गया। इसके अलावा डायबिटीज़ को आपने कंट्रोल करना होता है 2 to 3 डेज प्री ऑपरेटिवली। मेटमॉर्फिन को आपने 24 से लेकर 48 आवर्स से पहले स्टॉप कर देना होता है। क्लियर? इसके अलावा आपने बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट है और जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है उसको आपने सुबह ही छोड़ देना होता है। ठीक हो गया। ओके, जो मॉर्निंग डोज को आपने स्किप कर देना होता है। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 में अगर मेजर सर्जरी हुई है तब आपने क्या करना होता है? ओके, सही है, आपने ना कंटिन्यूस इन्फिनियन देनी है 10% डेक्सट्रोज की। ओके, और साथ में 10 to 20% शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, 20 मिलीमोल पोटेशियम वगैरह होता है। ओके, सही हो गया। बाकी वैल्यूज़ आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा करनी है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन फॉर लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में क्या प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करोगे? सबसे पहला पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस देखोगे। फिटनेस के अंदर आपके 2 सिस्टम आते हैं, CVS और रेस्पिरेटरी। कार्डिक एरिथमिया एम्फीसीमा को देख लोगे। कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, प्रीवियस सर्जरी की वजह से सकार होता है और एडहियंस आपको देखने को मिलते हैं। बॉडी हैबिटेस को देख लोगे, ओबेसिटी या स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। थ्रोम्बोफ्लोरोफाइलेसिस को मेंटेन कर लोगे, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, ये तो आप सब में लिख सकते हो, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट वगैरह ले लोगे। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन पढ़ी है डायबिटीज़ की,
वाल्व की रिप्लेसमेंट वाली और कोलिसिस्टेक्टमी वाली। लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी में आप फिटनेस को चेक करते हो, कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज़ को, एम्फीसीमा को, प्रीवियस सर्जरी वगैरह को चेक करोगे, कोई स्कार या एडहेजन तो नहीं है, बॉडी हैबिटस को देखोगे, स्मोकिंग, ओबेसिटी या स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बेस लाइन्स करा लोगे, इन्फॉर्म कंसेंट लगा लोगे। डायबिटीज़ में मैंने क्या बताया था, इन्फॉर्म कंसेंट बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट। मॉर्निंग डोज को स्किप करना है, ग्लूकोज का चेकअप कराना होता है 1 से लेकर 2 घंटा, और आपने स्लो इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोसलाइन देना होता है, और आपने कल्चर सेंसिटिविटी के लिए सैंपल भेजना होता है। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ग्लूकोज को मेंटेन करना, एंटीबायोटिक देना, वुंड की केयर और वुंड की डिब्राइडमेंट थी। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जबकि वाल्व की रिप्लेसमेंट में मैंने ये बताया था कि वारफिन को 5 दिन पहले छोड़ देना होता है और INR को 1.5 तक रखना होता है। अगर बढ़ रहा है तो आपने क्या देना है, ओरल वाइटामिन के, अगर कम हो रहा है तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हैपरिन देना होता है और कंटिन्यू करना होता है 24 घंटों के बाद। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में वुंड की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ओके, अगर वुंड की लेयर सेपरेट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड वुंड डिहिसेंस होता है। बेस्ट स्विचर फॉर एब्डोमिनल क्लोयर आफ्टर द सर्जरी, तो जो बेस्ट स्विचर होता है फॉर एब्डोमिनल क्लोयर तो वो प्रोलिन स्विचर होता है। वाई प्रोलिन स्विचर, निमोनिक है टिन्स, TINS। नंबर 1, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। आई फॉर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। N फॉर नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर और S फॉर स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, लूज नहीं करता टेंसाइल स्ट्रेंथ को। I से इन्फेक्शन नहीं होता, N से नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर है और S से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अर्लीस्ट साइन ऑफ वुंड डिहीसेंस क्या होता है, ओके, वुंड से सीरस या सीरोसेंजियस डिस्चार्ज का आना 5 से लेकर 8वें दिन पे देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फैक्टर्स काजिंग वुंड डिहीसेंस। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लोकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, अब EFI में जनरल और लोकल करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब जनरल फैक्टर्स में ओवरऑल बॉडी क्या जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेल नरिशमेंट है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ओके, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, कैंसर है, स्टीरॉयड ले रहा है। और लोकल फैक्टर में आपके वूंड से रिलेटेड आ जाते हैं। नंबर 1, इनएडिक्वेट या पुअर क्लोजर ऑफ वूंड, आपने वूंड को अच्छे से क्लोज नहीं किया, या वूंड की हीलिंग नहीं हो पाई, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा था, खांस खांस के पेशेंट ने वूंड को ही खोल दिया, ठीक हो गया। तो जनरल फैक्टर में आपका मेल नरिशमेंट, डायबिटीज़, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, कैंसर वाले पेशेंट आ जाते हैं। लोकल फैक्टर में या तो वूंड आपने सही से बंद नहीं किया, पुअर वूंड हीलिंग है, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, सिस्टमिक में ये आ जाएगा आपके। ओके, पेशेंट प्रेजेंट विथ फीवर एंड टेकिपनिया 5 डेज आफ्टर द सर्जरी। ओके, फीवर और टेकिपनिया 5 डेज आफ्टर द सर्जरी। ओके, सही हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव पायरेक्सिया। अब ना, अगर पोस्ट ऑपरेटिव फीवर हो रहा है फर्स्ट दिन पे तो डिफरेंशियल बनता है टेलैक्टेसिस। ओके, अगर 2 से लेकर 3 दिन पे होता है तो UTI होता है। 4 से लेकर 5वें दिन पे होता है तो वो आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद जो होते हैं ना, लाइक 1 हफ्ते से ज़्यादा का, तो वो आगे लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस की वजह से, वुंड डिहीसेंस की वजह से देखने को मिल सकता होता है। तो ये डिफरेंशियल रट्टा मार लेना। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है, मोस्ट कॉमन तो रट्टा मारना हैमरेज होता है। हैमरेज 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रिएक्शनरी। अब इसको हमने वैसे ब्लड वाले में भी पढ़ना है, लेकिन जो प्राइमरी होता है द टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है, रिएक्शनरी 24 आवर में होता है, सेकेंडरी वाला आपको 7 to 14 डेज में देखने को मिलता है। फिर वुंड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, वुंड की इन्फेक्शन होगी, हीमाटोमा होगा, सिरोमा हो जाएगा। और कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या हो सकता है, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा एनेस्थीसिया दोगे ना तो CVS की डिप्रेशन हो सकती है, एरिथमिया, एंजाइना, MI DVT हो सकता है। रेस्पिरेटरी के अंदर एटिलेक्टेसिस, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ARDS हो जाएगा। CNS में कंफ्यूजन, स्ट्रोक, पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है। GIT में पैरालिटिक आलियस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है। ओके, तो ये जनरल लिखी हुई है, आप इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ स्विचर। स्विचर 2 तरह के होते हैं, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल विक्राइल और कैटगट होते हैं। ओके, जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका प्रोलीन और सिल्क होता है। जो सिल्क होता है नेचुरल होता है, प्रोलीन आपका सिंथेटिक होता है। विक्राइल आपका सिंथेटिक होता है, कैटगट आपका क्या होता है, नेचुरल होता है। और जो प्रोलीन होता है ये आपके वैस्कुलर रिपेयर में या बोवल की रिपेयर में, ओके, नहीं वैसे बोवल की रिपेयर में वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक विक्राइल, लेकिन गट एब्डोमिनल वाल रिपेयर में आप प्रोलीन इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज वुंड डिसेंस, वुंड डिसेंस क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, वुंड के लेयर्स का सेपरेट हो जाना एब्डोमिनल सर्जरी में देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जिसमें ABCD आ जाता होता है। ओके, इसमें 19 कार्ड है। ओके, 6 इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग और 6 पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ड्यू टू चेस्ट ट्रॉमा। तो चेस्ट ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, डेडली डजन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब डेडली डजन, ओके, अब इसमें कुछ होती है लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग, और कुछ होती है पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग आपको देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट UQ है। ओके, तो जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग होती है इसका निमोनिक होता है फैट कॉम, F से फ्लेल चेस्ट, A से
आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। टी से क्या होता है, टेंशन हीमोथोरैक्स होता है। सी से कार्डिक टेम्पोनाट होता है। ओ से क्या होता है, ओपन हीमोथोरैक्स होता है। एम से आपको मैसिव हीमोथोरैक्स होता है। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, इसका निमोनिक है प्री एटीएम। पी से पल्मोनरी कॉन्टिजेंट, रप्चर ऑफ इसोफेगस, ओके, इसोफेजियल रप्चर हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओके, प्री एटीएम यानी पी से पल्मोनरी कंटियन, आर से रप्चर ऑफ डायाफ्राम, ओके, ई से इसोफेजियल इंजरीज वगैरह हो जाएगी। पी प्री एटीएम, ए से आपको अयोटिक इंजरीज हो जाएगा। टी से ट्रैकियोब्रोंकियल और एम से मायोकार्डियल कंटियन है। नेक्स्ट है कंप्लीट एटीएलएस फिलॉसफी। तो जो एटीएलएस के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे और डेफिनेटिव केयर होता है। प्राइमरी सर्वे में कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। ए से एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल है। बी से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन है। सी से सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल है। डी से डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को देखना होता है। और ई से क्या होता है, एक्सपोजर वगैरह होता है। सेकेंडरी सर्वे में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जो डेफिनेटिव केयर होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, पेशेंट को रिस्पेक्टिव वार्ड में भेज देना है, क्लियर। और इसको टीटी दे देना, एंटी टेटनस टॉक्साइड या टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, रिस्पेक्टिव वार्ड में भेज देना और एंटीबायोटिक दे देनी है, ओके। अब बताना कि ब्लड ट्रॉमा में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज होता है वो आपका स्प्लीन होता है, उसके बाद लीवर होता है। पेनिट्रेटिंग के अंदर लीवर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा स्टोमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गन शॉट में स्मॉल इंटेस्टाइन है। और मिजेंटेरी का जो टेयर होता है ये आपको देखने को मिलता होता है सीट बेल्ट इंजरी के अंदर। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, फास्ट स्कैन कराते हैं। और अगर पेशेंट स्टेबल है ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में तो सीटी स्कैन, अदरवाइज अनस्टेबल में फास्ट करते होते हैं, ओके। इन द एब्डोमिनल ट्रॉमा व्हाट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट फास्ट होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेबल वाले में क्या होती है, कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन होता है। इन्वेस्टिगेशन इन चेस्ट ट्रॉमा, ओके, सही हो गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन 50% ऑफ द ट्रॉमेटिक डेथ है। जो 80% जो होते हैं ना उनको आप मैनेज कर सकते हैं नॉन ऑपरेटिवली। तो जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, सबसे पहले जो रट्टा मार लेना, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो हमेशा चेस्ट रेडियोग्राफ होती है, ओके। जो चेस्ट स्ट्रेन होती है वो डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा स्पायरल सिटी स्कैन करा लेंगे। मेन रट्टा मार लेना, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे या गोल्ड स्टैंडर्ड सिटी स्कैन होती है। सीट बेल्ट इंजरी में मिजेंटेरी का चेयर होता है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उड़ेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट उड़ता होता है, जुजिनम का पार्ट उड़ता है। अदरवाइज ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में स्प्लीन लीवर आ जाते होते हैं। मोस्ट लाइकली डेडली डजन जो कि मिस हो सकता है डॉक्टर से, वो कौन सा होता है, रप्चर ऑफ डायाफ्राम होता है, क्लियर। ये कौन सा डेडली डजन था, पोटेंशियली था, जिसके लिए आप सेकेंडरी सर्वे करते हैं। सेकेंडरी सर्वे में हेड टू टो एग्जामिनेशन होती है। प्राइमरी सर्वे की बात करते हैं, हिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन और रीअसेसमेंट ऑफ वाइटल्स आ जाते हैं। स्टेप्स ऑन एटीएलएस, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे और डेफिनेटिव केयर है। प्राइमरी में कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल हैमरेज, एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल। बी से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। सी से सर्कुलेशन एंड हैमरेज प्रोटोकॉल। डी से डिसेबिलिटी। ई से एक्सपोजर है। सेकेंडरी के अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे हिस्ट्री में रट्टा मारना एक एम्पल होता है। ए से एलर्जी, एम से मेडिकल कंडीशन, पी से पास हिस्ट्री, एल से लास्ट मील और ई से इवेंट्स। आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट है WBC, ओके, WBC WBC, ओके, होल बॉडी सिटी स्कैन। तो जो होल बॉडी सिटी स्कैन होता है हेड से लेकर पेल्विस तक करते होते हैं विद IV कॉन्ट्रास्ट। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है ऑफ द सीवियरली इंजर्ड अडल्ट ब्लंट ट्रॉमा। यानी अगर ब्लंट ट्रॉमा हो गया तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो CT स्कैन होता है, वो भी होल बॉडी का, ओके। सिलेक्टिव का कोई फ़ायदा वगैरह नहीं होता, क्लियर, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये वाला हो जाएगा, ओके। और कहती है कि कोई भी अगर पेशेंट को ट्रॉमा वगैरह हुआ है, ओके, सही है, ओके। कहने का मतलब है अगर होल बॉडी सिटी स्कैन नहीं हुआ और उसकी फ़ौरन लेप्रोटमी हो रही है तो आपने पेल्विक बाइंडर जरूर अप्लाई करनी है, अनलेस एंड अनटिल पेल्विक फ्रैक्चर ना हो। इन शॉर्ट क्या है, अगर किसी को ट्रॉमा होता है तो पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि मजीद कॉम्प्लिकेशन ना हो तो पेल्विक बाइंडर आपने इस्तेमाल करने होते हैं। व्हाट आर द एडजंक्ट्स टू द प्राइमरी सर्वे। तो जो एडजंक्ट्स होते हैं प्राइमरी सर्वे में, ओके, यानी प्राइमरी सर्वे आप में और क्या क्या चीज़ें करवाते होते हैं, ओके। लाइक प्राइमरी सर्वे में आप ECG की मॉनिटरिंग करते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा और क्या करते हैं, लाइक यूरिनरी और गैस्ट्रिक कैथीटर वगैरह अप्लाई करते होते हैं, ओके। और पल्स रेट वगैरह कराते होते हैं, ओके। और ABGs वगैरह आ जाएगा, ठीक हो गया। तो उसका निमोनिक है ब्यूपा। B से ब्लड प्रेशर, ओके। U से यूरिनरी और गैस्ट्रिक कैथीटर है। ECG मॉनिटरिंग आ जाएगा और A से आपका ABGs वगैरह आ जाएगा। अगर आपको ऐसा याद नहीं होता तो आपने सर आप ऐसे भी ये देख सकते हो कि जो पल्स होती है, पल्स को देखने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री, ब्लड प्रेशर को देखने के लिए ब्लड प्रेशर और रिस्पिरेटरी रेट को देखने के लिए वेंटिलेटर सिस्टम है। ECG मॉनिटरिंग करा लोगे और गैस्ट्रिक और यूरिनरी कैथीटर वगैरह पास कर लोगे, एक्सरे एग्जामिनेशन है, ओके। ये एडजंक्ट्स होते हैं टू द प्राइमरी सर्वे। व्हाट इज ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट होता है। CABCD मिमोनिक होता है। व्हाट इज फास्ट स्कैन, तो जो फास्ट स्कैन होता है फोकस असेसमेंट ऑफ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा होता है, ओके। ये C पार्ट के अंदर करते हैं। सर्कुलेशन और हैमरेज प्रोटोकॉल वाले में करते होते हैं टू लुक एनी कॉन्सील्ड हैमरेज है। तो इसके दो यूज़ होते हैं, रट्टा मार लेना। नंबर 1 पेरिटोनियल कैविटी में या पेरिकार्डियल कैविटी में फ्री फ्लूइड को देखना। नंबर 2 इंजरीज को फ़ौरन असेस करना कि सर्जरी करनी या नहीं करनी। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या होती है,
लिमिटेशन ये है कि जो बोवल में जो गैसेज है ना उसे अच्छे से फ्लूइड नज़र नहीं आता। नंबर 1 ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ फ्लूइड बाय द बोवल गैसेज, नंबर 2 एक्सटेंसिव सर्जिकल एम्फीसीमा, और नंबर 3 जो ऑर्गेनाइज हीमाटोमा होता है वो आपको अच्छे से नज़र नहीं आता होता। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ द प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ओके, हॉस्पिटल से पहले आपने जो मैनेजमेंट करनी होती है अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो कंट्रोल हैमरेज है, हैमरेज को कंट्रोल करना होता है। ओके, सर्वाइकल स्टेबिलाइजेशन दैट मीन्स एवे को मेंटेन किया, ब्रीदिंग सर्कुलेशन वगैरह किया और आपने हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। प्राइमरी सर्विस सी ए बी सी डी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सी क्या होता है, कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज है। ए में एयरवे होता है और आपने सर्वाइकल स्पाइन को मोबिलाइज इमोबिलाइज करना होता है। क्लियर। और एयरवे को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जा थ्रस्ट होता है, चिन लिफ्ट होता है, ओरोफिरिंजियल एयरवे होता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन होता है, ट्रैकियोस्टमी होती है। बी से ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन दोगे। सी से सर्कुलेशन है, 2 आईवी लाइन लगाओगे, ग्रीन वाली आईवी लाइन होती है, आईवी फ्लूइड दोगे, फास्ट स्कैन करोगे। 4 इंटरनल हैमरेज है, होल बॉडी सिटी स्कैन करोगे, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ट्रांएग्जामिक एसिड दे दोगे तमाम ब्लीडिंग वाले पेशेंट में ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। डी से न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, जीसीएस देखोगे, और ई से एक्सपोजर है। व्हाट इज टर्शियरी सर्वे। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं पेशेंट में भी इंट्यूबेटेड और अनरिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग द सेकंड सर्वे। ओके, यानी आप सेकेंडरी सर्वे कर रहे हो, पेशेंट की एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हुई हुई है, अनरिस्पॉन्सिव है, आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो इस पेशेंट में आपने टर्शियरी सर्वे करना होता है। क्लियर, सही हो गया। टू आइडेंटिफाई एनी माइनर इंजरी सच एस स्केफाइड का फ्रैक्चर हो सकता है रिस्ट में, या रोटेटर कफ का टेयर हो सकता है। ओके, ये जो इंजरीज है ना लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी करा सकती होती है। क्लियर। तो इन शॉर्ट रट्टा मार लो कि अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, अनरिस्पॉन्सिव है, ओके, और जब पेशेंट अलर्ट हो जाएगा तब आपने टर्शियरी सर्वे करना होता है, जिसके अंदर आप रोटेटर कफ का टेयर देख रहे हो और स्केफाइड फ्रैक्चर देख रहे हो। वट इज ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ होती है, तो 3 में डिवाइड करना है, इमीडिएट डेथ, अर्ली डेथ, लेट डेथ। इमीडिएट डेथ हेड इंजरी की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से होती है। अर्ली डेथ फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन की वजह से होती है। लेट डेथ सेप्सिस की वजह से, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है। वैन डेडली डजन बी डिटेक्टेड। ओके, ठीक हो गया। और डेडली डजन होते हैं 2 तरह के होते हैं, इमीडिएट, लाइफ थ्रेटनिंग और पोटेंशियली। इमीडिएट के लिए प्राइमरी सर्वे और जो पोटेंशियली होता है उनके लिए सेकेंडरी सर्वे। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि निमोनिक क्या था, फ्लेल चेस्ट, फ्लेल चेस्ट था, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन था, टेंशन नीमोथोरैक्स था, कार्डिक टेम्पोनाट था। ओके, ओपन नीमोथोरैक्स था, मैसिव हीमोथोरैक्स, ये आपका थे इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग। जबकि आपके पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर निमोनिक है, प्री एटीएम, पल्मोनरी कंटीजन, रप्चर ऑफ इसोफेगस। क्लियर। रप्चर ऑफ डायफ्राम, इसोफेजियल इंजरी, क्लियर, आयोर्टिक इंजरी, ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी और मैसिव हेमाथोरैक्स। और जो मेन मिस हो जाता है वो रप्चर ऑफ डायफ्राम होता है। ओके, भी अच्छे से हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ट्राइएज वाला आ रहा है। ट्राइएज, ट्राइएज में क्या करते हैं, पेशेंट को डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, और 4 कैटेगरीज वगैरह बना देते होते हैं। अच्छा, ट्राइएज ना फ्रेंच वर्ड से आया जिसके अंदर क्या करते होते हैं, पेशेंट की सॉर्टिंग करते होते हैं। पेशेंट की हम सॉर्टिंग करते होते हैं ऑन द बेसिस कि उनको क्या चाहिए और हमारे पास है क्या, उनको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इट एम्स टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए। ओके, सही हो गया। क्लियर, ताकि ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। अब इसकी ना ट्राइएज कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक होती है। क्लियर, रेड वाला फर्स्ट होता है, येलो वाला सेकंड होता है, थर्ड वाला ग्रीन होता है, लास्ट वाला ब्लैक होता है। अब जो रेड में आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट देनी होती है, जो येलो है इसमें आपने अर्जेंट ट्रीटमेंट देनी होती है। ओके, ग्रीन वाले में नॉन अर्जेंट ट्रीटमेंट देनी होती है, और ब्लैक वाले में अनसाल्वेजेबल, बच नहीं सकते होते। अब रेड वाले में क्या होता है, रेड वाले में जो क्लिनिकल स्टेटस क्या होता है, ओके, क्रिटिकल होते हैं लेकिन सर्वाइव कर सकते हैं अगर अगर ट्रीटमेंट हमने दे दिया। फॉर एग्जांपल सीवियर फेशियल इंजरी है, टेंशन हीमोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है, कार्डिक टेम्पोनार्ड है, फिलिल चेस्ट है। ओके, येलो के अंदर क्रिटिकल होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, इफ ट्रीटमेंट गिवन विद इन द आवर्स, फॉर एग्जांपल कंपाउंड फ्रैक्चर है, डी ग्लविंग इंजरी है, पेल्विक फ्रैक्चर है। ग्रीन वाले में क्या होता है, स्टेबल होता है और ये सर्वाइव कर जाती है अगर आपने ट्रीटमेंट को डिले कर दोगे, लाइक कुछ दिनों तक या घंटों तक, लाइक सिंपल फ्रैक्चर है। और ब्लैक वाले में क्या हो सकते हैं, ना ही कुछ सांस ले रही है, पल्स खत्म हो चुकी है, सीवियर ब्रेन डैमेज वालों में। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, ट्राइज अच्छे से हो गया है, इसकी कैटेगरीज भी हो गई है। नेक्स्ट टेंशन हीमोथोरैक्स, टेंशन हीमोथोरैक्स से एक ही कार्ड आया, कहते हैं इसको रिवाइज करो फ्रॉम द S2 सेगमेंट M1। बस थोड़ा बहुत बता दूं, टेंशन हीमोथोरैक्स में क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलैटरल प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, हाइपर रेजोनेंट परकशन आउट होता है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड होती है, चेस्ट की एक्सपांशन भी कम हो जाती है, ट्रैकिया मीडियस्टिनम अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब ये क्यों हो सकता है, अगर कोई बुल्ला रप्चर हुआ है, चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है, या सेंट्रल वीनस कैथीटर अप्लाई किया, उसकी वजह से अगर JVP बढ़ गया है, हाइपोटेंशन है और एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, तो ये टेंशन हीमोथोरैक्स में देखने को मिलता होता है। अब इसका जो मेन क्लिनिकल डायग्नोस होता है, फिर भी आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हो। एक्सपायरेशन के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, थोरैकोसेंटिसिस करना होता है, नीडल डिकम्प्रेशन करनी होती है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। क्लियर, ठीक हो गया। और जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, टेंशन हीमोथोरैक्स हो गया, ब्रेन इंजरी और हीमाटोमा। अब ये ना कहे कि कहीं और जाके देख लो,
मैं कहने वाला था ये। अच्छा, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन। ओके, अगर विद इन 1 आवर आपने कराना है तब क्या मैनेजमेंट होती है, और मतलब तब क्या इंडिकेशन होती है, और अगर आपने 8 घंटों के बाद या 8 घंटों के अंदर करना है तब क्या मैनेजमेंट होती है। अगर 8 घंटों में करना है तो उसका निमोनिक होता है कार्ड, सी से कोआगुलोपैथी, ए से A65 से ऊपर है, आर से रिट्रोग्रेड एमनीजिया, और डी से डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है। 8 घंटों के अंदर देखने को मिले इस केस में सिटी स्कैन करना है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन या विद इन 1 आवर तो इसमें क्या क्या इंडिकेशन होती है। अगर GCS 13 से कम है, 15 से कम है 2 घंटों पे, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, कोई फ्रैक्चर हो गया, ओपन डिप्रेस फ्रैक्चर वगैरह हो गया, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, सीजर्स या वॉमिटिंग हो रही है। क्लियर। और इसका एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा का क्या ट्रीटमेंट होता है, ओपन केरेनियोटमी या बर होल सर्जरी करते होते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे करते हैं, मिसलेनियस आ गया तो लंबर डिस्क कंडीशन, क्यों लग रहा है कि कहेंगे, जाके वहाँ से रिवाइज करो लंबर डिस्क हर्निएशन। अब आपको ऐसे बता देता हूँ, लंबर डिस्क हर्निएशन में बूढ़ा पेशेंट होगा, कोई वेट वगैरह उठा रहा होगा तो अचानक कि उसकी डिस्क ना हिल जाएगी, लंबर पेन होता है जो कि बटक्स में, थाई में रेडिएट कर रहा होता है, पेन कॉलसेल्वा मैनूवर से बढ़ जाएगा, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है, स्फिंक्टर की डिस्टर्बेंस होती है, बायलैटरल शाटिका पेन होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस MRI होती है, और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, बेड रेस्ट देना, पेन किलर देना, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड करना होता है। रिडक्शन के लिए आप रिडक्शन कर सकते हो विद द ट्रैक्शन फॉर 2 वीक्स, और पेराडिनिसोलोन का इंजेक्शन वगैरह लगा दोगे। फिर इसके बाद सर्जिकल डिकम्प्रेशन है, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, सर्जरी के अंदर पार्शियल एमिनेक्टमी या माइक्रो डिस्टेक्टमी होता है, और लास्ट में आप फिजियोथेरापी कराते हैं। ओके, अब मिसलिनियस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मिसलिनियस में, सीरम लैक्टेट लेवल, मैनेजमेंट ऑफ ब्लास्ट इंजरी। ओके, मैनेजमेंट ऑफ ब्लास्ट इंजरी अकॉर्डिंग टू ट्राइएज है, सीरम लैक्टेट यूज इन द ट्रॉमा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, अगर वीनस लैक्टेट इज एन एसेंशियल मार्कर ऑफ रिससिटेशन, क्या आपकी रिससिटेशन कैसी बेहतर हो रही है नहीं हो रही, बेस्ट क्लिनिकल पैरामीटर होता है। अगर आपका 2 मिलीमोल से कम है, ओके, डैट मीन्स अर्ली टोटल केयर आपने करनी होती है, ठीक हो गया। ओके, और अगर 5 से ज़्यादा होता है तो आपने डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी होती है, ठीक हो गया। और अगर 2 से लेकर 3 है तो आपने ये देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अगर 3 से ज़्यादा है तो मे बी अंडर रिससिटेटेड, उसकी रिससिटेशन सही नहीं हुई। ओके, तो आपने रिससिटेशन करनी है या डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है। इन शॉर्ट, अगर लैक्टेट के लेवल 2 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो अर्ली टोटल केयर, अगर 5 से ज़्यादा है तो आपने डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन करनी होती है। जोन्स ऑफ नेक। ओके, अब नेक के ना 3 तरह के जोन्स होते हैं। ओके, जो जोन 1 होता है ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज से लेकर क्लैविकल तक होता है। ओके, सही हो गया। ओके, जो जोन 3 है, ओके, बल्कि हम ऊपर से नीचे यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं नेक के जोन्स, ठीक हो गया। तो जो जोन 3 है ना वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ना ये क्लैविकल है, क्लैविकल से लेकर क्रिक्वाइड तक जोन 1 आ जाएगा, फिर क्रिक्वाइड से लेकर मैंडिबल तक, एंगुलर मैंडिबल तक वो जोन 2 आ जाएगा, फिर एंगुलर मैंडिबल से लेकर बेस ऑफ स्कल तक वो जोन 3 आ जाएगा। जोन 1 को आपने एक्सप्लोर करना होता है। ओके, ऑलवेज एक्सप्लोर इन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, ठीक हो गया। जोन 1 को हमेशा एक्सप्लोर करना होता है। जोन 2 और जोन 3 को, ओके, आपने यूजुअली आपने एक्सप्लोर कब करना होता है, अगर कोई पल्सेटाइल मैस है या कोई एक्सपांडिंग मैस होता है, ठीक है। जोन 3 में तो एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, इसमें आपने क्या करनी होती है, एंजियोग्राफी करनी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। या एंजियोग्राफी, एंजियो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, अगर वो फेल हो जाती है फिर इस केस में आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है। अभी मैंने लिखा हुआ मैनेजमेंट ऑफ नेक इंजरीज डिपेंडिंग अपॉन द जोन इन्वॉल्वमेंट है। अगर जोन 1 में अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने इमीडिएट नेक एक्सप्लोरेशन करनी है, क्योंकि इसमें पैरोक्सिमल कैरोटिड आर्टरी और वैसल्स होती है। इसके बाद है जोन 2। ओके, जोन 2 में अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है सिर्फ उसी को आपने एक्सप्लोर करना होता है, अदरवाइज जो स्टेबल पेशेंट है उसमें आपने एंजियोग्राफी वगैरह करानी होती है। ओके, जोन 3। ओके, जोन 3 में जो इंजरीज होती है ना वो पेट्रस या कैवर्नस पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इन सबको इन्वॉल्व कर सकती होती है, काफ़ी डेंजरस होता है, तो इस केस में आपने क्या करना है, एंजियोग्राफी करनी है। इन शॉर्ट, जोन 1 में एक्सप्लोर करना होता है, जोन 2 में एक्सप्लोर करना है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल में, और जोन 3 में आपने एंजियोग्राफी वगैरह करनी होती है। क्लियर, और कीमो इम्बोलाइजेशन भी कर सकते होते हैं। नेक्स्ट है जोन्स ऑफ नेक वंस रिट्रोपेरिटोनल हीमाटोमा। ओके, अब जो रिट्रोपेरिटोनल हीमाटोमा वाले जोन्स आ रहे हैं। ओके, अभी तो हमने नेक के जोन्स वगैरह पढ़े थे, सही हो गया। ओके, अब रिट्रोपेरिटोनल हीमाटोमा वाले हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 को आपने हमेशा एक्सप्लोर करना होता है। क्लियर, जोन 2 और जोन 3 उनको आपने जब एक्सप्लोर करना होता है अगर आपको एक्सपांडिंग या पल्सेटाइल हीमाटोमा आपको देखने को मिले। ओके, ठीक हो गया, एक्सपांडिंग या पल्सेटाइल हीमाटोमा आपको देखने को मिले। अब जो जोन 1 होता है इसको बोलते हैं मिड लाइन रिट्रोपेरिटोनियम। ओके, मिड लाइन रिट्रोपेरिटोनियम आप देख सकते हो, जोन 1 मिड लाइन रिट्रोपेरिटोनियम है। जोन 2 लैटरल होता है, और जोन 3 होता है ये पेल्विक रिट्रोपेरिटोनियम होता है, पेल्विक रिट्रोपेरिटोनियम ये जोन बना होगा। क्लियर, तो बस ये रट्टा मार लेना, जोन 1 को आप हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, जोन 2 और 3 को जब एक्सप्लोर करते हैं जब कोई पल्सेटाइल या कोई
एक्सपांडिंग मास होता है।